हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में आप लोगों की एडुकेटर, ठीक है। सो आप लोगों के साथ में मैं यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के पीवाईक्यूज को आप लोगों के साथ में क्या कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। स्टार्ट करें। सो okay, so let's start our session. देखिए, तो जून 2012 के पीवाईक्यूज को हम यहाँ पे आप लोगों के साथ में कवर कर रहे हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो अपने लाइवलीहुड है उसको अर्न करते हैं और उसको क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे तीन तरीके के सेक्टर फेमस है। प्राइमरी सेक्टर जो किसके ऊपर फोकस करता है, बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। फिर हम लोगों के पास में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है, जो किसके ऊपर फोकस करता है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। किसके ऊपर फोकस करेगा? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करता है। थर्ड सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है, जिसमें सर्विसेज आती है आजकल, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, ये सभी सर्विसेज सेक्टर इसके अंदर आ रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द स्ट्रक्चरल चेंजेस, तो क्या चेंजेस हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। सो पहले क्या होता था, जो हमारा इंडियन इकोनॉमी होता था वो क्या होता था, एग्रीकल्चर के ऊपर क्या होता था, ऑलमोस्ट डिपेंड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो एग्रीकल्चर है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सर्विस सेक्टर, जिसको टेरिटरी सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, टेरिटरी सेक्टर भी बोला जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ऊपर बढ़ रही है। और सेकेंडरी सेक्टर में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। पहले किसका ज्यादा रोल होता था, प्राइमरी सेक्टर का होता था। अब किसका ज्यादा रोल है, सर्विस सेक्टर का है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड मनी हैज टू सेंसिटाइज्ड थ्रू। तो जो ब्रॉड, तो ब्रॉड यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ब्रॉड मनी होती है ये क्या होती है, ठीक है। सो एक हम लोगों के पास में मनी की सप्लाई को मेजर करने के लिए कुछ होते हैं। एक होता है M1। M1 जो होता है ये क्या होता है, नैरो मनी होता है। M1 जो होते हैं ये सप्लाई ऑफ मनी की नैरोएस्ट डेफिनेशन, सबसे नैरो डेफिनेशन होती है। M1 जो होता है वो क्या होता है, जो मनी डायरेक्टली यूज की जाती है ट्रांजेक्शन के लिए, वो M1 होता है। जिसके अंदर क्या क्या आता है, करेंसी आती है, ठीक है। जिसके अंदर M1 में क्या आता है, करेंसी आती है, प्लस में क्या आता है, चेकेबल डिपॉजिट आती है। जो करेंसी आती है उसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है, कॉइन को इंक्लूड किया जाता है। और कॉइन्स आ जाएंगे, और पेपर मनी जो आती है इसको इंक्लूड किया जाता है। तो जो M1 हो गया उसमें क्या क्या आता है, आप लोग के पास में करेंसी है, चेकेबल डिपॉजिट आती है। करेंसी के अंदर कॉइन और पेपर नोट आते हैं, पेपर मनी आती है, और जो बैंक के द्वारा इशू की जाती है। और चेकेबल डिपॉजिट ऑल्सो कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम लोग कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं, वो क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट होते हैं, DD होता है, ठीक है। और जो सेविंग के अंदर होता है उसके अंदर पैसा हम लोग कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर मेजर होता है मनी सप्लाई के, तो पहला क्या होता है, M1 में क्या आता है, करेंसी आती है, डिमांड डिपॉजिट आता है, प्लस में अदर डिपॉजिट आते हैं। M1 नैरो मनी होता है। फिर M2 से थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट हो जाएगा। M2 में M1 तो आएगा ही आएगा, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, प्लस में क्या आता है, सेविंग डिपॉजिट विद दी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के पास में सेविंग पड़ी है उसको यहाँ पे M2 में इंक्लूड किया जाता है। फिर क्या आता है M3, जिसमें ब्रॉड मनी आ जाएंगी। M3 में क्या आता है, M1 आएगा। M1 में क्या आता है, करेंसी आती है, डिमांड डिपॉजिट आती है, प्लस में अदर डिपॉजिट आता है। करेंसी में नोट कोइन आते हैं, डिमांड डिपॉजिट होगी और अदर डिपॉजिट। और इसमें जो बैंक के पास में टाइम डिपॉजिट होती है, जो FD होती है, उनको क्या कहा जाता है, टाइम डिपॉजिट, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के लिए जमा होती है। तो M3 में क्या आता है, M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट विद द बैंक आता है। और M4 जो रहता है उसके अंदर क्या आता है, M3 तो आएगा ही आएगा, ये सबसे वाइड कंसेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बट ब्रॉड मनी किसको कहा जाता है, M3 को। नैरो मनी किसको कहा जाता है, M1 को। M4 में क्या आएगा, M3 आ जाएगा, मतलब कि M1 आ जाएगा। M1 में करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट आ गई, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक आ गया। और बस इस पे पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट तो नहीं आई ना, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। M1 में करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट। M2 में M1 प्लस में सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। M2 में पोस्ट ऑफिस की सेविंग। M3 में M1 को ऐड कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। M3 में किसको ऐड कर रहे हैं, M1 को। M1 प्लस में टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। M4 के अंदर फिर M3 ऐड होगा,
M3 ऐड होगा और टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, जो ब्रॉड मनी है जिसको आप लोग क्या बोल रहे हैं M3, जिसके अंदर क्या आता है M1 में क्या आता है करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट आता है। और आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा M1 आता है, प्लस में क्या आता है पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग होती है ये आप लोगों के पास में यहाँ पर आती है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस की सेविंग यहाँ पर M2 के अंदर पोस्ट ऑफिस की सेविंग आती है। ठीक है, M3 के अंदर आप लोगों के पास में क्या आ जाता है, M3 के अंदर M1 प्लस में जो टाइम डिपॉजिट होती है बैंक की वो आप लोगों के पास में आती है। ठीक है, तो इसको किस चीज से इफेक्ट होता है, तो CRR से इफेक्टेड होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो एक अपने जो क्या होता है हर कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो होता है वो किसके पास में जमा कराना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जमा कराना पड़ता है। ठीक है, हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट किसके पास में जमा कराना पड़ता है, कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक के पास में, RBI के पास में। तो जो RBI के पास में जमा कराया जाता है कमर्शियल बैंक की डिपॉजिट का वो पार्ट जो RBI के पास में जमा कराया जाता है वो क्या कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। और वो वाला पार्ट जो कमर्शियल बैंक को खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है वो क्या होता है, SLR, दैट इज नोन एज ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आप लोगों के पास में रहता है। रेपो रेट वो रेट होती है जिसके ऊपर RBI क्या करता है, लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। RBI गिव द लोन टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट वो रेट कहेंगे जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक क्या करता है, RBI से क्या करता है, लोन लेता है। सो वो कौन सी वाली रेट होती है, रेपो रेट होती है। तो ब्रॉड मनी जो होती है वो अफेक्टेड होती है CRR, SLR और रेपो रेट से। ये मनी की सप्लाई का भी याद रखिएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लीगल एनवायरमेंट। तो बिजनेस एनवायरमेंट होता है, बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर दो एनवायरमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो आप लोगों के पास में एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है उसके अंदर दो टाइप के एनवायरमेंट आप लोगों के पास में होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में क्या क्या आते हैं, कस्टमर आते हैं, सप्लायर आते हैं, पब्लिक आती है और हम लोगों के पास में कौन आते हैं, इंटरमीडियरी आते हैं। और जो मैक्रो एनवायरमेंट होता है जिसको जनरल एनवायरमेंट कहा जाता है उसके अंदर क्या आता है, पेस्टल, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, ये सब आप लोगों के पास में आता है। सो लीगल एनवायरमेंट जिसके अंदर क्या आते हैं, लॉ आते हैं, जो भी लॉज हैं तो वो लीगल एनवायरमेंट का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लीगल एनवायरमेंट में क्या नहीं आता है। सो जो पार्लियामेंट का एक्ट है ये आप लोगों का लीगल एनवायरमेंट में नहीं आएगा। ये जो पार्लियामेंट का एक्ट होगा ये किसके अंदर आता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट के अंदर आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये सभी लीगल एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल। जो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसमें आप लोगों के पास में क्या क्या आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक आता है हम लोगों के पास में, और क्या आता है, प्रोमाइजरी नोट आता है। ठीक है, ओके। सो इनके ईयर याद रखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से दो एक्ट को हटाया गया था क्योंकि काफी ज्यादा वाइड था। कौन कौन से थे वो दो कॉन्ट्रैक्ट, एक तो था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एक आप लोगों के पास में कौन से वाला था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इन दोनों एक्ट को फिर अपना एक अलग अस्तित्व दे दिया गया है। ठीक है, याद हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर 4 डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक बनानी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, UNDP पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो किस उसकी जो 4 डायमेंशंस होते हैं वो आप लोगों के पास में क्या क्या होती है। सो क्राइम रेट ये तो नहीं होगा, तो 4 को आप लोग क्या कर 5 को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। 5 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद में करप्शन लेवल भी आप लोगों के पास में नहीं आएगा, फॉरेन विजिट ये भी नहीं आएगा, इकोनॉमिक इंटाइटलमेंट ये भी नहीं आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, एक मिनट वेट। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसको बनाने के लिए जो बेस रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है, लिटरेसी लेवल आता है,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है और इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट, ये पॉजिटिव है। फॉरेन विजिट नहीं आती, करप्शन लेवल नहीं आता, क्राइम रेट नहीं आता, सक्सेस रेट ऑफ मैरिज भी नहीं आती है। क्या क्या आता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बाकी तीन तो सही थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सक्सेस रेट, लिटरेसी लेवल, और फिर और आप लोगों के पास में क्या आता है? इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट हम लोगों के पास में आता है। क्लियर हो जाएगा जी? तो ये आप लोगों के पास में बन जाएगा। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई की रैंकिंग कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी पब्लिश करती है। इसमें क्या क्या आता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टैंडर्ड लिविंग, लिटरेसी लेवल और इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पब्लिक एंटरप्राइजेस इज डिफाइंड एज, तो पब्लिक एंटरप्राइज कौन सी एंटरप्राइज होती है? सो पब्लिक एंटरप्राइज एक ऐसी एंटरप्राइज जो पब्लिक पर्पस के लिए क्या की जाती है? यूज की जाती है, जिसका जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो ओन्ड होती है, मैनेज होती है बाय द पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बीओपी क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है? जितनी भी ट्रांजैक्शन हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में करते हैं उन सबको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? बीओपी के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। सो बीओपी क्या बताता है? गुड्स के इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट को, सर्विसेज के इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, बोरोइंग्स को, इनको शो करता है। सो इसके अंदर ये आप लोगों के पास में कब फेवरेबल होगा? तो फेवरेबल कब होता है? जब आप लोगों के पास में क्या रहते हैं? जो रिसिप्ट्स रहती हैं वो क्या होती हैं? पेमेंट से ज्यादा होती है, तो बीओपी क्या रहता है? फेवरेबल होता है। ठीक है, और ये जब रिसिप्ट क्या होंगी? पेमेंट से ज्यादा हो जाएंगी। और वो कब होंगी? जब क्या होगा? एक्सपोर्ट, जब हम लोग माल को बाहर बेचेंगे वो ज्यादा होगा, खरीदेंगे कम, तो इंपोर्ट जो होगा वो कम होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो बीओपी होगा वो आप लोगों के पास में अनफेवरेबल कब होगा? जब क्या हो जाएगा? जो पेमेंट होंगी वो क्या हो जाएंगी? इंटरेस्ट से पेमेंट जो होती है जब वो क्या होती हैं? रिसिप्ट से ज्यादा होती हैं। मतलब कि जब जो इंपोर्ट होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है? इंपोर्ट जो होगा वो ज्यादा होगा, किससे? एक्सपोर्ट से। सो ये क्या होता है? बीओपी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा। सो जो बीओपी होगा वो आप लोगों के पास में फेवरेबल होता है अगर एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल करेक्ट बात है। इंपोर्ट को बढ़ा दिया जाए, ये वाली जो बात है गलत है। डिवैल्यूएशन कर दिया जाए मनी का, तो ये भी करेक्ट है। डिवैल्यूएशन क्या होता है? जहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है उसको क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। और एक गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव पे करती है। ठीक है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है। पहले $1 में कितने रुपीज आते थे? 50 आते थे। अब $1 के अंदर कितने पे करने पड़ेंगे? 70 पे करने पड़ेंगे। तो हम लोग 70 पे करने पड़ेंगे, तो इंपोर्ट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इंपोर्ट क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और हम जब बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो पहले हमें एक चीज के लिए 50 रुपए मिल रहे थे अगर वो $1 की थी, तो अब हमें उसके लिए 70 रुपए मिलेंगे, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही चीज सेम कंसेप्ट गवर्नमेंट ने किया तो डिवैल्यूएशन होगा। अगर यही सेम कंसेप्ट आप लोगों का डिमांड और सप्लाई की वजह से ऐसा होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो ये जो कंसेप्ट रहता है ये क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ? तो जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों के पास में क्या नहीं है? आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है। ब्रिटेन वुड की ट्विन हुई थी, उसमें आईएमएफ निकल कर आया था। आईएमएफ जो है ये आप लोगों के पास में कब बना था? 1994 के अंदर क्या बना था? आईएमएफ बना था। ठीक है, ब्रिटेन वुड की ट्विन हुई थी, उसमें आईबीआरडी बना था और आईएमएफ बना था। आईएमएफ ये बेसिकली क्या करता है? शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ज्यादा लोन प्रोवाइड करवाता है। बीओपी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको संभालता है, शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करता है। तो ये क्या क्या काम करता है? प्रमोट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को, बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, इंश्योर करता है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को, पीस टाइम रिक्वायरमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, ये इसका काम नहीं होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईपीसीजी डिनोट, ईपीसीजी की क्या फुल फॉर्म रहती है? तो इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी होता है। जो ईपीसीजी होता है इसकी क्या फुल फॉर्म रहती है? एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी इसके अंदर आ जाएगा। विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? ठीक है, तो सारक आप लोगों को पता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी क्या फुल फॉर्म है आप लोगों के पास में? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल
और साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो ये आप लोगों के पास में क्या है, सारक है। सारक जो रहेगा ये आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ACEM ये भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वर्क करते हैं। ये आप लोगों के पास में क्या है, एशिया यूरोप मीटिंग, ये क्या है हम लोगों के पास में, एशिया यूरोप मीटिंग है। जो एशियन है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये इंटरनेशनल है। लेकिन जो CBDT है ये इंटरनेशनल नहीं है। ये आप लोगों के पास में जो हमारी कंट्री में डायरेक्ट टैक्स होता है, जो जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी के ऊपर उसका बर्डन होता है, उसको किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया जाता है। सो वो कौन होता है, CBDT होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, सो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, याद रह जाएगा। सो अभी के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन।